श्रवण डर के मारे पहाड़ी से गिरकर बेहोश हो गया था। वीरेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके सपने में जाने का फैसला किया। सपने में वीरेंद्र श्रवण को उसके घर पर जाने का मौका देता है। श्रवण अपने घर के दरवाजे पर खटखटाने वाला ही होता है कि अचानक तभी उसे अंदर से कुछ तोड़ फोड़ की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? कौन है मेरे घर के अंदर? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? श्रवण का दिल दहल उठा। वो फौरन दरवाजा जोर से खोलते हुए अंदर घुसा और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके सामने फर्श पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी जिसके बाल सफेद हो गए थे। वो फर्श पर बैठकर बुरी तरीके से रो रही थी। एक पल में देखकर ही श्रवण उस औरत को पहचान गया। दामिनी, दामिनी, ये क्या हो गया तुम्हें? वो अधेड़ उम्र की औरत कोई और नहीं बल्कि दामिनी थी, श्रवण की पत्नी। तभी श्रवण के सामने एक आदमी ने उसका टीवी उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। श्रवण के होश उड़ गए। उसने घर के अंदर अपनी नजर घुमाई और पाया कि घर का बहुत सा सामान टूटा फूटा पड़ा था। सोफा उल्टा पड़ा था, बिस्तर के गद्दे बेड से अलग पड़े थे और पूरे घर में आतंक मचा हुआ था। श्रवण भाग करके दामिनी के पास गया और बोला, दामिनी, दामिनी, ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? दामिनी बेसुध होकर बस रोए चली जा रही थी। श्रवण उसको हिला हिलाकर पूछ रहा था, दामिनी, मुझे जवाब दो, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन दामिनी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी श्रवण को एहसास हुआ कि दामिनी न तो उसे देख सकती है और ना ही सुन सकती है। बस कर छोटे, अगर तू नहीं रुका ना तो मैं अभी के अभी तुझे घर से निकाल दूंगा, फिर जाकर रहना सड़क पर। तभी वहां मौजूद दो आदमियों में से एक ने चिल्लाकर कहा। पहले वाले आदमी की हरकतों से दामिनी बहुत डर रही थी। वो डर के मारे अपनी साड़ी के पल्लू में अपना चेहरा छुपा रही थी। मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से विनती करती हूँ, मेरा घर खराब मत करो, यहाँ पर इतना बवाल खड़ा मत करो। अगर मेरे पड़ोसियों को पता लग गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। पूरे मोहल्ले में मेरे घर को लेकर बातें बनने लगेंगी। चुप करिए माँ, बहुत हो गया। मुझे लोग क्या कहते हैं और क्या कहेंगे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। आपने बड़े भैया को ज्यादा हिस्सा दिया है। नुक्कड़ की जो हमारी दुकान बिकी थी उसका 80% आपने बड़े भैया को दिया है और मुझे सिर्फ 20%। माना कि भैया की शादी होने वाली है, लेकिन क्या मेरी शादी नहीं होगी? आपको हम दोनों के बीच में आधा आधा हिस्सा करना होगा, वरना मैं ये घर मैं बर्बाद कर दूंगा। दामिनी के छोटे बेटे ने कहा। तभी दामिनी का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई पर गुर्रा पड़ा। ये किस तरीके से बात कर रहा है तू मां से? और तेरी शादी कब होगी? हाँ, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर किस चीज के लिए तुझे पैसे चाहिए? नशे के लिए, दारू के लिए या फिर जुए के लिए? हाँ, जुए के लिए चाहिए, लेकिन जुआ खेलकर मैं उसमें कुछ तो जीत लेता हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं, लूजर। अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से तुम जितना एक साल में कमाते हो ना, उतना मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। चुप हो जाओ तुम दोनों, ऐसा मत करो। अगर इस वक्त तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उनके दिल को कितना दुख पहुंचता। दामिनी ने अपने दोनों बेटों को समझाते हुए कहा, बस मां, अब आप पापा का वास्ता देकर मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। हम उनके बारे में क्यों सोचें जब उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा? दामिनी के छोटे बेटे ने एकदम जवाब दिया। उसके बाद वो गुस्से में दरवाजा पटकते हुए वहां से चला गया। तभी दामिनी का बड़ा बेटा उसके पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मां, आप छोटे की बात मान लीजिए। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, बस मैं घर में झगड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहता। आप उसको आधा हिस्सा दे दीजिए। तभी दामिनी सवाल भरी नजरों से अपने बड़े बेटे को देखकर बोली, सच में बेटा, क्या तुझे लगता है कि ये पैसे उसको शांति दे पाएंगे? ऐसे से सब कुछ सही नहीं होता। प्यार और अपनापन जब तक रिश्ते के बीच में नहीं होता तब तक उनके कोई मायने नहीं होते। इतना कहकर दामिनी वहां से उठी और अपने कमरे के अंदर चली गई। अपने घर की हालत देखकर श्रवण के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि ये वो घर नहीं था जिसे वो छोड़कर गया था। दामिनी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसने खिड़की के पास बैठकर बाहर सूखे पेड़ों को देख रही थी। जैसे उन सूखे पेड़ों ने अपना रूप, रंग, अपनी खुशहाली खो दी थी, वैसी हालत इस वक्त दामिनी की हो रही थी। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसने उस फोटो में देखा
श्रवण भी वहीं दामिनी के पास बैठा हुआ था। वो फोटो श्रवण की थी। दामिनी उस पर हाथ फेरते हुए बोली, देखा आपने क्या हाल हो गया हमारे घर का। आपको हमेशा लगता था कि पैसा हमारी सारी परेशानियों को ठीक कर सकता है, लेकिन नहीं, आप गलत थे। आज आपके चले जाने के बाद हमारे पास इतने सारे पैसे, लेकिन हमारे बच्चे हमने खो दिए। आपने दिन रात मेहनत करके सिर्फ पैसे कमाए, खुद को हमसे दूर रखा। हमारे बच्चों में कभी संस्कार और प्यार बना भी नहीं पाया। मैंने जैसे तैसे करके अकेले के दम पर 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बाप की कमी को मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए आज वो ऐसे। काश अगर जो आज आप उनके साथ होते, वो इतनी बदतमीजी कभी नहीं करते, आपस में झगड़ते नहीं, बस एक साथ मिलकर रहते। आज हमारे पास रहने को घर, धंधे को कपड़े और इस्तेमाल करने के लिए पैसे तो बहुत है, लेकिन हमारा घर वो खत्म हो गया, तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। ये बोलते बोलते दामिनी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। श्रवण से दामिनी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो दामिनी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बैठ गया और उसे सहलाने लगा। मुझे माफ कर दो दामिनी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बस हमेशा पैसे और गृहस्थी के बारे में सोचा। सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। श्रवण भी रोते रोते दामिनी के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गया। अचानक तभी दामिनी ने अपने आंसू पूछे। वो सीधा उठकर अपनी अलमारी के पास गई और उसके अंदर से एक चाकू निकालते हुए बोली, बस अब बहुत हो चुका, मैं वैसे नहीं जी सकती। इस घर में मुझे सिर्फ जिल्लत मिलेगी। इस जिल्लत के साथ मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। श्रवण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फौरन दामिनी के पास आया। नहीं दामिनी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे मत करो, ये गलत है। दामिनी ने अपनी आंखें नीची और चाकू को अपनी कलाई पर रख दिया। रुक जाओ दामिनी, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। मेरी वजह से अपनी जान मत लो तुम, प्लीज। दामिनी। श्रवण दामिनी के पैर पकड़कर बैठ गया, लेकिन दामिनी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। वीरेंद्र मेरी मदद करो। मैं जानता हूं तुम यही गई हो, प्लीज यहाँ जाओ, मेरी पत्नी को बचा लो। मैं समझ गया कि मैं गलत था। मुझे समझ में आ गया कि मुझे पैसे नहीं, मुझे हंसता खेलता परिवार चाहिए, एक खुशहाल परिवार चाहिए जहां पर सब एक दूसरे को प्यार करते हो। मैं बदल जाऊंगा वीरेंद्र, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो। मैं अपनी दामिनी के बिना नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूं मैं बदल जाऊंगा। अचानक तभी वहां पर वीरेंद्र प्रकट हो गया। दामिनी एकदम रुक गई और वीरेंद्र की शक्ल देखने लगी। वीरेंद्र ने सिर से पांव तक एक सफेद रंग की चोटी से खुद को ढक रखा था, जिस वजह से वो पावन और पवित्र लग रहा था। उसने श्रवण को फर्श से उठाया और दामिनी के हाथ से चाकू ले लिया। वो उन दोनों से बोला, पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और एक खुशहाल परिवार के लिए सिर्फ पैसों का होना जरूरी नहीं, अपनापन और मौजूदगी भी बहुत जरूरी है। तभी श्रवण ने अपना सिर हिलाया और दामिनी को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद वीरेंद्र ने मुस्कुराकर श्रवण से कहा, श्रवण, अगर तुम्हें जिंदगी जीने का एक और मौका मिला तो तुम क्या करोगे? तभी श्रवण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं पैसों के पीछे भागना छोड़ दूंगा, कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैं अपने घर वापस जाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा और अपने घर को हर मुसीबत से बचाऊंगा। श्रवण के इतना कहते ही अचानक से उस घर में सब कुछ उठने लगा। वीरेंद्र ने एक ताली बजाई और अगले ही पल श्रवण फिर से उस कमरे में आ गया जहां पर चारों तरफ अंधेरा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि जैसे उसने कोई सपना देखा हो। तभी धीरे धीरे करके उस कमरे का अंधकार गायब होने लगा और वहां पर रोशनी भरने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि श्रवण अपनी पूरी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अगले ही पल श्रवण की आंखें खुली और उसने खुद को पहाड़ी पर पाया। श्रवण ने अपने दाईं ओर देखा और पाया कि वीरेंद्र चलकर उसके पास आ रहा है। वीरेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक लम्हे के लिए श्रवण को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। मैं कहां हूं? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं और था। श्रवण बहकी बहकी बातें करने लगा। वहां पर मौजूद बाकी आचार्य और पुजारी लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उन सबके अलावा सिर्फ एक वीरेंद्र ही था जो एकदम शांत खड़ा था। तभी श्रवण ने उसके चेहरे की ओर देखा और वो सब कुछ समझ गया कि कुछ देर पहले उसके साथ जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे एक मकसद था। पहले तो वीरेंद्र का नदी पार करके आना, उसके बाद मेरा ये सपना देखना जिसमें वीरेंद्र आया था। ये सब बातें एक ही चीज की ओर इशारा करती हैं कि वीरेंद्र साधारण नहीं है। श्रवण ने मन में सोचा। इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए वो समझ गया कि सच क्या है।
और वीरेंद्र असलियत में कोई साधारण शख्सियत नहीं है। श्रवण, ये सब क्या था? क्या तुम हम लोगों की बात का कोई जवाब दोगे? अचानक तभी आचार्य श्रीधर उसके ऊपर भड़कते हुए बोले। श्रवण एकदम चेप गया। वो बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। तभी श्रवण उठ गया और सभी लोगों के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन शायद मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। ये सुनकर सभी लोग एकदम शॉक हो गए। ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी गौरव ने अचानक से कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ आगे नहीं जा सकता। शायद मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, अपनी बकवास बंद करो। देखा आचार्य जी आपने, ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। पहले तो इसने सन्यासी जी पर हमला किया, बेहोशी का नाटक करके सजा से बच गया और अब बहकी बहकी बातें करके यहाँ से कटना चाह रहा है। सन्यासी जी, इसको सजा दीजिए। मैं इतनी आसानी से इसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सुखी गुस्से में श्रवण को मारने ही वाला था कि अचानक से वीरेंद्र ने उसको रोक दिया। रुक जाओ सुखी, तुम श्रवण के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो भी तो एक सन्यासी ही है ना, तो फिर वो मेरे साथ गलत क्यों करेगा? यह सुनकर श्रवण को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वो वीरेंद्र के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया वीरेंद्र। मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत ही गलत चीजों पर विश्वास किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी मंजिल कहां पर है। इस बात पर वीरेंद्र मुस्कुराने लगा। वहां मौजूद किसी भी इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र और श्रवण के बीच में आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहली बार इतने समझदार और ज्ञानी लोगों को वीरेंद्र और श्रवण जैसे लड़कों के सामने अपना दिमाग छोटा लग रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, अलविदा। इतना कहकर श्रवण पहाड़ी से नीचे उतरने वाले रास्ते पर चल दिया। लेकिन यह सब देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई आचार्य श्रीधर। उन्होंने एक पल भी इंतजार नहीं किया और वीरेंद्र का इंटरोगेशन करना शुरू कर दिया। वीरेंद्र, ये सब क्या चल रहा है? हम सब सच जानना चाहते हैं, अभी के अभी, क्योंकि ये सच जाने बिना तुम पर भरोसा कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। वीरेंद्र आचार्य की आक्रामकता को देखकर चौंक गया। वो ये सोचकर घबरा गया कि कहीं आचार्य वीरेंद्र से सारा सच तो नहीं उगलवा लेंगे। क्या वीरेंद्र आचार्य श्रीधर को अपनी स्वप्न मार्गदर्शन वाली शक्ति के बारे में बताएगा? क्या आचार्य श्रीधर को वीरेंद्र की बाकी शक्तियों का भी एहसास हो जाएगा? सरस्वती पूजा के समय और कौन कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वीरेंद्र को? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। श्रवण पहाड़ी से नीचे उतर चुका था, लेकिन अपने पीछे वो सबको कंफ्यूज छोड़ गया था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र ने इतनी आसानी से श्रवण को वहां से जाने क्यों दिया। और खासकर आचार्य काफी उत्सुक थे सच जानने के लिए। वीरेंद्र, ये सब क्या था? हमें जवाब चाहिए। तुम सब कुछ सच सच बताओ, अभी के अभी। आचार्य श्रीधर बोल पड़े। वीरेंद्र एकदम चेप गया। जी सन्यासी जी, आपने श्रवण को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? आखिर बात क्या है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? ऐसा आभास हमें काफी समय से हो रहा है। सुखी ने भी वीरेंद्र से पूछ डाला, लेकिन वीरेंद्र मुश्किल में था। वो उन सबको अपने राज नहीं बता सकता था। मैं इन सब लोगों को अपने सच नहीं बता सकता, लेकिन कोई तो झूठ बोलकर मुझे मामले को सुलझाना होगा, क्योंकि मेरी फालतू बकवास को तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। फिर वीरेंद्र कुछ सोचते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए एक्टिंग करने लगता है। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, आचार्य जी, दरअसल बात यह है कि श्रवण के घर पर एक बूढ़ी माँ है जिनकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। इसीलिए बीच बीच में उसको गांव उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है। अभी भी श्रवण के साथ यही हुआ। एक मिनट, उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? गौरव ने पूछा। वीरेंद्र सकपका गया और अटकते हुए बोला, वो अब जो हम अपने अपने गांव के लिए निकले थे ना, तब मैंने सुना था कि श्रवण की माँ बीमार है। इसलिए हो सकता है कि अभी उसको इसी वजह से जाना पड़ गया हो। वीरेंद्र की बात पर आचार्य श्रीधर ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। सन्यासी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? शांत हो जाओ गौरव। इससे पहले कि गौरव आगे कुछ बोलता, आचार्य श्रीधर ने उसे चुप करा दिया। सांझ हो गई है, आरती का वक्त अब निकले चला जा रहा है। हम पहाड़ी पर अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए जो चला गया उसको जाने दो। अब जो लोग बाकी हैं उनके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। गौरव ने इस बात पर अपना सिर हिला दिया। हाँ, आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। वीरेंद्र ने भी सहमति जताई। वापस से पूरा काफिला आचार्य श्रीधर और उनके शिष्यों के पीछे पीछे चलने लगा। वीरेंद्र उन सब में सबसे पीछे था।
आगे बढ़ने पर एक आखिरी बार उसने पलटकर पहाड़ी के नीचे देखा और उसे श्रवण की हल्की सी परछाई नजर आई। उसके बाद वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और वो भी सभी लोगों के साथ आगे बढ़ गया। फ्रेश होने के बाद वीरेंद्र सीधा आरती स्थल पहुंच गया। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, इसीलिए आरती स्थल में चारों तरफ दिए और रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी। वातावरण में बहुत ही ज्यादा रौनक थी। वाह, क्या शानदार सजावट है यहाँ पर तो। अपने गांव के आज तक एक भी मंदिर को मैंने इतने अच्छे से सजे हुए नहीं देखा। सच में कमाल का लग रहा है सब कुछ। वीरेंद्र अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर वहां की सजावट को देख रहा था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। सच में गांव से निकलकर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। वहां तो हम लोग दो बल्ब के नीचे अपनी आरती कर लेते हैं और यहाँ देखो कितने शानदार तरीके से सब कुछ हो रहा है। आरती स्थल के द्वार पर सुंदर सुंदर रंगोलियां बनी हुई थी और रंगोलियों के आसपास छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जो कि इसको फाइनल टचेस दे रहे थे। वीरेंद्र ने प्यार से उन बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया और एक दो के तो गाल भी खींच दिए। उसके बाद वो सभी आचार्यों के साथ आरती में शामिल हो गया। अरे सन्यासी जी, आप यहाँ सबसे पीछे क्यों खड़े हैं? आचार्य जी ने कहा है कि आपको हर क्रिया में हमें सबसे आगे रखना है। गौरव ने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन क्यों? आगे या पीछे खड़े होने से कुछ बदल थोड़ी ना जाता है। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं नहीं, बहुत कुछ बदलता है। अब आप हमारे इलाके के देवता हैं और देवता को सबसे पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा किया जाता है। चलिए आप मेरे साथ चलिए। वीरेंद्र इस बात पर हंसने लगा और गौरव का पीछा करते करते सबसे आगे आकर खड़ा हो गया जहां पर आचार्य श्रीधर खड़े थे। अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ आने का फैसला करके मैंने कुछ गलत नहीं किया। वीरेंद्र ने आरती करते हुए अपने मन में सोचा। इधर आइए पुजारी जी, आप इधर बैठ जाइए। आरती खत्म होने के बाद अब टाइम था महाभोग का, इसीलिए गौरव और बाकी सभी शिष्य मिलकर सभी आचार्य और पुजारी को उनके उनके बैठने की जगह दिखा रहे थे। अगला नंबर वीरेंद्र का था। अरे सन्यासी जी, आप यहाँ पर मत बैठिए, आपकी जगह वहां पर है। तभी गौरव ने उसे उस दिशा में इशारा किया जहां पर भोजन करने के लिए स्पेशल और प्रीमियम इंतजाम हुआ था। वीरेंद्र चौंक गया और बोला, वहां पर? लेकिन वो जगह तो मेरे मतलब की नहीं है। मेरे ओहदे के हिसाब से मुझे यहीं बैठना चाहिए। मैं तो अभी आचार्य भी नहीं बना हूं। तभी गौरव हंसने लगा और बोला, सन्यासी जी, आप भी बहुत ही ज्यादा भोले हैं। सच में मैंने इतना नेक इंसान आज तक नहीं देखा। इतना ज्ञानी और बड़ा होने के बाद में भी आप इतने सिंपल और छोटा बन के रहते हैं। गौरव की बात पर वीरेंद्र इधर उधर देखने लगा। आपकी इस महानता और दरिया दिली से हम सबका दिल एकदम पिघल चुका है, इसलिए हमारा बस चले तो हम तो आपको सोने के सिंहासन पर बिठा दें। लेकिन क्या करें, इस वक्त हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए हम हमारे मंदिर का सबसे ऊंचा स्थान आपको देना चाहते हैं। आप आचार्य श्रीधर जी के बगल में बैठकर भोज करेंगे। वीरेंद्र चौंक गया और हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ बैठकर खा लूंगा। आप लोगों को मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। अचानक तभी पीछे से एक बहुत ही सरल और सुलझी हुई आवाज ने कहा। वीरेंद्र ने पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य श्रीधर थे। अब आचार्य जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ चलो और वहां पर भोज करो। आचार्य श्रीधर के बोलने के तरीके से वीरेंद्र शर्मिंदा हो गया, इसीलिए उसने आगे उनको मना नहीं किया और चुपचाप पीछे पीछे बैठने के लिए चल दिया। आचार्य श्रीधर के बगल में बैठे हुए वीरेंद्र को अलग लेवल की एंजाइटी हो रही थी। क्या यार, कहां फंस गया मैं? एक तो ये इतने ज्यादा बड़े हैं मुझसे, उनके सामने सांस लेने में भी मुझे अजीब लग रहा है। अगर गलत तरीके से सांस ले लिया तो ये उस बात का भी इशू बना देंगे। गलती गलती यार, नदी पार करके। पता नहीं ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। देवता देवता बोलकर दिमाग खराब कर दिया है। वो कहते हैं ना, इंसान जितना ज्यादा ऊंचा बनता है उसके कंधों पर उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अब मुझे इन सबके सामने बिल्कुल परफेक्ट बनकर रहना पड़ेगा। एक भी गलती करी तो ये लोग बात का पतंगर बना देंगे। वीरेंद्र टेंशन के मारे अपनी उंगलियां कुलबुलाने लगा। क्या हुआ वीरेंद्र, खाओ ना, आचार्य श्रीधर बोले। तभी वीरेंद्र ने चौंक कर अपनी थाली की तरफ देखा। वो टेंशन में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि कब उसके सामने भोग परोस दिया गया था उसे एहसास भी नहीं हुआ था। महाभोग खत्म होने के बाद सभी आचार्य इधर उधर बिखरने लगे। तभी वीरेंद्र ने मुस्कुराकर आचार्य श्रीधर से कहा, अच्छा गुरुजी, अब मैं सोने के लिए जाता हूँ। सुबह से इतना ज्यादा थक चुका हूँ, वैसे भी पूरे दिन इतनी सारी चीजें की हैं कि मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, हम कल सुबह मिलते हैं। ये सुनकर आचार्य श्रीधर के माथे पर बल बढ़ गए और वो हैरानी के साथ बोले, क्या सोने जा रहे हो? वीरेंद्र मुस्कुराकर बोला, जी, और क्या, रात हो गई है ना, रात को तो सोते ही है ना, मैं अपने आश्रम में भी टाइम से सो जाता हूँ। आचार्य श्रीधर इस बात पर हंसने लगे और बोले,
लगता है तुम अपने आश्रम से कभी भी बाहर नहीं निकले हो। वीरेंद्र चीखते हुए उनको देखने लगा। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब है आरती खत्म हो गई है, लेकिन अभी हम सभी आचार्य और सन्यासियों की एक साथ बैठक होगी, तो उसमें तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। हालांकि वीरेंद्र को जबरदस्त नींद आ रही थी, लेकिन वो इस सूरत में आचार्य श्रीधर को मना नहीं कर सकता था। अच्छा जी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आचार्य जी एक दिक्कत है। ये सुनकर आचार्य श्रीधर हैरान हो गए। बोलो, क्या परेशानी है? अब मेरे कहने का मतलब है कि मैं आप सब लोगों से बहुत छोटा हूँ। आप सब तो इतने बड़े और ज्ञानी हैं। पता नहीं मैं आप लोगों के साथ बैठकर धर्म से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा कर भी पाऊंगा या नहीं। इस बात पर आचार्य श्रीधर मुस्कुराने लगे और बोले, हर इंसान के नजरिए की अहमियत होती है और यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। हो सकता है जो चीज मुझे आती हो वो तुम्हें नहीं आती हो, और जो तुम्हें आती हो वो मुझे नहीं आती हो, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, और वो बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली होगा। इस बात पर वीरेंद्र ने अपना सिर हिला दिया। बैठक आधे घंटे में शुरू होगी, बड़े वाले हॉल के अंदर, वक्त से आ जाना। इतना कहकर आचार्य श्रीधर चले गए। तभी वीरेंद्र ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, शिट यार, ये क्या तरीका है? मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी, सीधा सोने का मन कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे रोक लिया। क्या मुसीबत है, चैन मिलेगा या नहीं? बहाना भी बनाने की कोशिश की, लेकिन तब भी नहीं माने। हे भगवान, तब क्या करूं? सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं ये लोग अपनी बैठक में कैसी कैसी बातें करेंगे। मुझे तो वैसे भी अभी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कहीं सबके सामने मेरी पोल ना खुल जाए। अरे यार, वीरेंद्र टेंशन के मारे नाखून चबाने लगा। बैठक का वक्त होते ही सभी लोग बड़े वाले हॉल के अंदर अपनी अपनी जगह लेने लगे। आरती खत्म होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे पूजा की अभी भी कई सारी रीतियां बाकी रह गई हों। कुछ आचार्य अगरबत्तियां जला रहे थे, तो कुछ पूरे हॉल के अंदर धुआं लगा रहे थे। एक बैठकर भजन गा रहा था, तो एक दल भगवत गीता का पाठ पढ़ रहा था। अपने आसपास इतनी सारी गतिविधियों को होते हुए देखकर वीरेंद्र काफी इंप्रेस हो रहा था। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी जगह जल्दी जल्दी ले लें। गौरव ने माइक पर अनाउंसमेंट किया। तभी वीरेंद्र अपनी सीट की तरफ जाने लगा। वो अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि अचानक तभी वहां पर एक आदमी आ गया। अरे रुक जाइए, आप इस जगह पर नहीं बैठ सकते। वीरेंद्र हैरान हो गया और बोला, क्यों? ये मेरी ही जगह है, मुझे गौरव ने बोला यहाँ बैठने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। यहाँ सिर्फ बड़े आचार्य बैठेंगे। तभी वीरेंद्र उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन गौरव ने मुझे यहीं बैठने के लिए कहा है, बिल्कुल आचार्य श्रीधर के बगल में। तभी वो आदमी हंसने लगा और बोला, क्या आचार्य श्रीधर के बगल में? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि उनके बगल में छोटे मोटे लोग नहीं बैठते, उनके साथ महान हस्तियां बैठती हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी। ये सुनकर वीरेंद्र का मुंह बन गया और वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। क्या कार्टून आदमी है, चुपचाप बैठने नहीं देता मुझे। एक तो वैसे ही इतनी तेज नींद आ रही है यार, ऊपर से इन लोगों का ड्रामा और चालू हो जाता है। वीरेंद्र ने अपने मन में कहा, देखिए आप एक बार गौरव से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, लेकिन मुझे तो उन्होंने यहीं बैठने के लिए बोला था। क्या हुआ शैलेश, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? अचानक तभी पीछे से एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज के अंदर इतना रौब और दम था कि आसपास के लोग एकदम खड़े हो गए और अपना सिर झुका झुकाकर उस शख्सियत के आगे प्रणाम करने लगे। वीरेंद्र इधर उधर होकर उस शख्सियत को देखना चाह रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ से वो आदमी इतना घिर गया था कि वीरेंद्र उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। कौन था वो आदमी जो वीरेंद्र को उसकी सीट पर नहीं बैठने दे रहा था? आखिर इतने कौन से बड़े गुरुजी आए थे वहां पर जो सभी लोग खड़े होकर उनको प्रणाम कर रहे थे? क्या ये गुरुजी वीरेंद्र के लिए कोई नई मुसीबत होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। एक अनजान आदमी के आने से चारों तरफ जैसे हाहाकार मच गया था। हर कोई उस आदमी के आगे झुककर उन्हें प्रणाम कर रहा था, और ये उसी आदमी का चेला था जो वीरेंद्र को उसकी ही सीट के ऊपर बैठने नहीं दे रहा था। एक अकेला वीरेंद्र ही था जो आगे बढ़कर उस आदमी को प्रणाम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए वो शख्स अनजान था। वीरेंद्र तो अब तक उस आदमी का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन बाकियों की उत्सुकता देखकर वीरेंद्र की भी उत्सुकता बढ़ गई थी। देखिए, आप यहाँ से जल्दी हट जाइए। अगर गुरुजी ने देखा ना कि आप यहाँ पर उनकी सीट पर बैठना चाहते हैं तो उनका मूड बहुत खराब हो जाएगा।
वैसे भी उनका गुस्सा बहुत खराब है और फिर उनका पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उतरेगा आश्रम वापस जाकर। उस आदमी ने वीरेंद्र को बोला। वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गए और वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या बोले चले जा रहे हो तुम इतनी देर से? कौन है तुम्हारे गुरुजी? हम हैं इनके गुरुजी, आचार्य गोविंद। अचानक तभी पीछे से उस शख्स ने कड़क आवाज में कहा, जिसको सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। गोविंद ठीक अपने चेले शैलेश के पीछे खड़ा था। उसकी आवाज सुनकर शैलेश फौरन उसके सामने से हट गया। उसी पल वीरेंद्र ने गोविंद का चेहरा साफ साफ देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आचार्य गोविंद थे, जो एक अरसे से वीरेंद्र को नापसंद करते थे। वीरेंद्र गोविंद की आभा देखकर झेप गया और झिझकते हुए बोला, अब प्रणाम गुरुजी, मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। तभी आचार्य गोविंद अपनी आंखें तिरछी करते हुए बोले, शैलेश, हमारी जगह कहाँ है? तभी उसके आदमी शैलेश ने कहा, ये नहीं गुरुजी, इतनी देर से मैं इनको यही बोल रहा था कि आप इस जगह पर बैठेंगे, पर ये है कि मुझसे बहस किए जा रहे थे। कह रहे थे कि ये उनकी जगह है, गौरव ने इनको बोला है यहाँ बैठने के लिए। ये सुनकर वीरेंद्र की सिर की पिट्टी गुल हो गई। वो शैलेश को आंखें दिखाने लगा। आचार्य गोविंद इस बात पर हंसने लगे और अपनी जगह लेकर टांग पर टांग रखकर वीरेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें भी यहाँ पर आने का निमंत्रण मिला है? हमें पता ही नहीं था और जानकर काफी हैरानी भी हुई। इस श्रीधर को भी पता नहीं क्या हो गया है, आजकल किसी भी छोटे मोटे टुच्चे सन्यासियों को भी बुला लेता है। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या क्या बोला इसने? कौन है ये साला मोटा गेंडा? पहली बार इसको देख रहा हूं मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मैं तो इसको जानता तक नहीं हूं, लेकिन लगता है ये मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। अचानक तभी वहां पर आचार्य श्रीधर आ गए। अरे गोविंद, आ गए तुम? तभी गोविंद अपनी जगह पर से उठा और श्रीधर से हाथ मिलाते हुए बोला, आना तो था ही श्रीधर, बस दिन में हम इतने ज्यादा व्यस्त थे कि निकलते निकलते देरी हो गई, वरना हमारा बड़ा मन था शाम की आरती और महाभोग में शामिल होने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे कहने पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अचानक तभी गौरव हैरान हो गया। उसने वीरेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, देवता जी, ये सीट तो हमने आपके लिए रखी थी ना, तो फिर आचार्य गोविंद जी यहाँ पर कैसे बैठ गए? ये सुनकर गोविंद की आग लग गई। वीरेंद्र झेप गया और बोला, अरे कोई बात नहीं देवता जी, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। क्या क्या मेरे कान बज रहे हैं या सच में मैंने अभी सुना कि तुमने इसको देवता बोला? गोविंद ने गौरव का मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके बाद गोविंद खूब हंसने लगा। जी आचार्य जी, आपने सही सुना, ये हम सबकी नजरों में इस वक्त देवता बन चुके हैं। अचानक तभी गोविंद हंसते हंसते रुक गया और श्रीधर की तरफ देखते हुए बोला, श्रीधर, ये तुम्हारा शिष्य क्या बोल रहा है? एक छोटे मोटे से सन्यासी को देवता कैसे बोल सकता है? इसकी मति मारी गई है क्या? ये सुनकर आचार्य श्रीधर मुस्कुराते हुए बोले, गोविंद, कोई भी इंसान ओहदे में छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके अंदर कितनी योग्यता, समझदारी और सहनशीलता है, ये चीजें असल में उसके किरदार को परिभाषित करते हैं। इस पर गोविंद का चेहरा बिगड़ गया। वो वीरेंद्र को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से देखते हुए बोला, अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर जो तुम सभी लोग इसके दीवाने बन चुके हो? तभी श्रीधर ने वीरेंद्र की ओर मुस्कुराकर कहा, खास तो बहुत कुछ है इनके अंदर, थोड़ी देर तुम वीरेंद्र के साथ रहोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे। वीरेंद्र सिर नीचे करके मुस्कुराने लगा। तभी गौरव ने आगे कहा, मैं आपके लिए दूसरी कुर्सी का इंतजाम करवा देता हूं सन्यासी जी। इतना कहकर गौरव और आचार्य श्रीधर वहां से चले गए। इस वक्त वीरेंद्र अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ा हुआ था। गोविंद को वीरेंद्र से कितनी नफरत थी उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। बीते समय में गोविंद ने वीरेंद्र के साथ कितना बुरा किया था, राजीव को मोहरा बनाकर उसे फंसाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वीरेंद्र को इस बात की भनक तक नहीं थी। अब तक वो जिसको विलेन समझ रहा था, असलियत में तो वो विलेन है ही नहीं। राजीव के पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ था वो कोई और नहीं बल्कि गोविंद था। काय का देवता श्रीधर और उसके चमचे का दिमाग खराब हो गया है जो इस मामूली से ढोंगी सन्यासी को सिर पर चढ़ा दिया है। अच्छा खासा अगर राजीव अपना काम कर देता तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाता, लेकिन नहीं, फिर से आ गया ये मेरे सामने। मुझे तो भनक तक नहीं थी कि मेरा सामना इससे यहाँ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाए तो इसमें मेरा ही फायदा है। अब तो देख बेटा, आज की रात मैं तुझे कैसे सबके सामने बेइज्जत करता हूँ। गोविंद ने वीरेंद्र को दांत भींचते हुए देखकर कहा। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र के मन में भी कश्मकश चल रही थी। इस गेंडे से बच के रहना पड़ेगा। कैसे घूर रहा है मुझे, जैसे अभी के अभी खा जाएगा। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा इसका। अपने ओहदे को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड है इसके अंदर, लेकिन मेरा नाम भी वीरेंद्र है। अगर इसने अगली बार मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो इसका वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वीरेंद्र बिल्कुल गोविंद के बगल में अपनी कुर्सी लेकर बैठ गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली। धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। हर कोई स्टेज पर जाकर माइक अपने हाथ में लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहा था। कोई गीता के श्लोक सुना रहा था तो कोई मधुर भजन,
तो कोई सामान्य धार्मिक ज्ञान दे रहा था, लेकिन सभी की बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशील थी। उन सभी योग्य आचार्य और पुजारियों के बीच में वीरेंद्र खुद को बहुत ही छोटा समझ रहा था। यहाँ ऐसे ऐसे विषय पर बातें हो रही थी जिनके बारे में वीरेंद्र ने कभी सुना भी नहीं था। तभी वीरेंद्र ने जम्हाई लेते हुए कहा, यार कहाँ फंस गया मैंने तो सोचा था कि महाभोग के बाद पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जब तक खाना पीना मिल रहा था तब तक मजा आ रहा था। ये सब तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि कहीं कोई मुझे स्टेज पर ना बुला ले बोलने के लिए। मेरी तो हवा ही खराब हो जाएगी। पता नहीं क्या बताऊंगा मैं सबको। वीरेंद्र ने टेढ़ी निगाह करके गोविंद की तरफ देखा। गोविंद शांत होकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके शांत चेहरे पर भी बहुत अहंकार था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है, जो बात सच भी थी। एक तो ये कार्टून अभी तक तो शांत बैठा है, पर प्रोग्राम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है ये बीच में फिर से मुझे कुछ बोले। वहीं दूसरी तरफ गोविंद भी वीरेंद्र को टेढ़ी निगाहें करके देख रहा था और मन ही मन हंसकर बोला, थोड़ी देर और लड़के, उसके बाद में तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि तेरे सभी पर कट जाएंगे। ये जो तू इतनी हवा में उड़ रहा है ना, उसके बाद अपने घर से निकलने पर भी डरेगा। एक चीज तो साफ थी, गोविंद के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो वीरेंद्र के खिलाफ कोई तो इविल प्लानिंग कर रहा था, लेकिन क्या, ये शायद थोड़ी देर में पता चलने वाला था। मैं आचार्य गोविंद जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। वो आए और हमसे अपने प्रभावशील ज्ञान को बांटे। अचानक तभी गोविंद को स्टेज पर जाने का इनविटेशन आ गया। गोविंद एटीट्यूड के साथ अपनी जगह पर से उठा। अपनी दुशाला संभालते हुए वो स्टेज पर पहुंच गया। सभी लोग बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनने लगते हैं। वीरेंद्र को गोविंद का भाषण सुनते वक्त भी बहुत नींद आ रही थी। वो बार बार झपकियां ले रहा था। स्टेज से काफी दूर होने के बावजूद भी गोविंद की चील सी नजर लगातार वीरेंद्र के ही ऊपर थी, और वो बोलते बोलते बीच में शैतानों की तरह मुस्कुरा भी रहा था। आज आप सभी लोगों के लिए मेरा बस यही संदेश है। उम्मीद करता हूँ अगले साल सरस्वती पूजा के वक्त भी हम सब मिले। प्रणाम। इतना कहकर गोविंद ने अपने भाषण को खत्म कर दिया। सभी लोग तालियां बजाकर गोविंद की प्रशंसा कर रहे थे। हम सबके बीच में इस वक्त एक बहुत ही महान शक्ति मौजूद है, जिनको कुछ लोग तो देवता कहकर भी पुकार रहे हैं। देवता शब्द सुनकर सभी समझ गए कि गोविंद किसकी बात कर रहा है। श्रीधर भी मुस्कुराने लगा। इसीलिए मैं वीरेंद्र को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि वो अपनी योग्यता हम सबके साथ बांटे। संन्यास लेने के सफर में उन्होंने क्या क्या सीखा, वो इतने योग्य कैसे बने, हम उन सभी बातों के बारे में जानना चाहेंगे। तो वीरेंद्र, मैं चाहता हूँ कि अब स्टेज पर तुम मेरी जगह ले लो। सभी लोग इस बात पर तालियां बजाने लगे। 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी वीरेंद्र स्टेज पर नहीं आया। तभी गोविंद हैरान हो गया। वीरेंद्र को देखते हुए बोला, वीरेंद्र। हॉल में मौजूद सभी लोग भी पलट पलट कर वीरेंद्र को देख रहे थे। अचानक तभी लाइट का फोकस वीरेंद्र के ऊपर गया और सभी लोग हंसने लगे। गोविंद की भी हंसी छूट गई और वो माइक पर बोला, लगता है मेरा भाषण इतना बोरिंग था कि वीरेंद्र को नींद आ गई। अरे ये क्या तरीका होता है? आचार्य जी इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे और वीरेंद्र को नींद आ गई। ये तो बहुत गलत है। एक जिम्मेदार सन्यासी होने के नाते ऐसे बर्ताव करना निंदनीय है। हॉल में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ज्यादातर लोग वीरेंद्र का ही मजाक उड़ा रहे थे। गौरव, जल्दी जाओ और वीरेंद्र को उठाओ। तभी आचार्य श्रीधर ने गौरव को आदेश दिया। गौरव भागते भागते वीरेंद्र के पास आया। सन्यासी जी उठिए। गौरव ने वीरेंद्र को हिलाया। हाँ हाँ, क्या हो गया? वीरेंद्र फौरन घबराकर उठ गया। तभी उसने पाया कि हॉल में सभी की नजरें इस वक्त उसके ऊपर टिकी हुई थी। आपको आचार्य गोविंद जी ने स्टेज पर बुलाया है सबके सामने भाषण देने के लिए। जाइए, जल्दी जाइए। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए और वो बोला, क्या? मुझे? पर क्यों? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप देवता हैं, इतने योग्य हैं, इसीलिए सब आपकी योग्यता और आपके एक्सपीरियंस के बारे में सुनना चाहते हैं। जाइए, जल्दी जाइए। सब आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आचार्य गोविंद भी आपका इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र सकपका गया। फौरन नींद से उठकर उसे बहुत ही गंदा झटका लगा था। डर के मारे वीरेंद्र ने राल का एक खूंट अपने गले के नीचे उतारा और अपने कपड़े ठीक करते हुए उठ गया। अरे वीरेंद्र, कहने को तो तुम देवता हो, लेकिन फिर तुम्हारे चलने के तरीके में इतना निठालपन। अरे गुरुद्वारों की तरह चलते हुए आओ, एकदम सीना तान कर। यहाँ पर तुम हम सबसे महान हो, तो फिर ऐसे क्यों चल रहे हो डरपोकों की तरह? गोविंद ने वीरेंद्र को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। हॉल में मौजूद लोग इस बात पर हंसने लगे। वीरेंद्र झेप गया। चलते चलते उसे गोविंद पर गुस्सा भी आ रहा था। वीरेंद्र स्टेज पर चढ़कर गोविंद के पास पहुंच गया। तभी गोविंद ने माइक को दूसरी तरफ करते हुए धीरे से वीरेंद्र से कहा, आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा वीरेंद्र। मैं आज सबके सामने ये बात साबित कर दूंगा कि तुम कोई महानवान नहीं हो।
तुम एक साधारण सी सन्यासी हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम साधारण भी नहीं हो, तुम बहुत धोखेबाज हो। क्या वीरेंद्र सबके सामने अपनी इज्जत रख पाएगा, या फिर उसकी सरेआम बेइज्जती होने वाली थी? क्या गोविंद अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा, या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। या फिर एंड मोमेंट पर वीरेंद्र का जादू सब पर चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली